गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दीपक रस्तोगी भारत कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में अकाउंट्स के प्रवक्ता के पद पर हूँ। मैं आज आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत बही खाता में साझेदारी पढ़ाने वाला हूँ। साझेदारी के अंतर्गत मैं आपको बताऊँगा सबसे पहले साझेदारी का आशय और फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप टॉपिक पर पहुँचूँगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साझेदारी से आशय। साझेदारी से आशय बताने के लिए मैंने केवल एक ही लाइन लिखी है और इसके अंदर सब कुछ समझ आएगा। अभी देखिए कैसे। साझेदारी विकेंद्रित साधनों का केंद्रीयकरण है। विकेंद्रित मीन्स बिखरे हुए, यानी कि जो चीज़ें इधर उधर बिखर जाती हैं उन्हें लाकर किसी एक जगह पर सेट कर देना, वो कहलाता है विकेंद्रीकरण। लिहाजा साझेदारी विकेंद्रित साधनों का केंद्रीकरण है, अर्थात भिन्न भिन्न योग्यताओं वाले व्यक्ति जिनके अंदर अलग अलग तरह की क्वालिटी होती है बट वो अपनी किसी न किसी कमजोरी की वजह से व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को जोड़कर जब कारोबार किया जाता है तो वो साझेदारी कहलाती है। जैसे मैं बोल सकता हूँ किसी व्यक्ति के पास कौशल होता है किंतु पैसा नहीं होता, किसी के पास धन होता है किंतु उसके पास संपन्नता नहीं होती, उसके मार्केट में वैल्यूशन नहीं होता। ऐसे में ऐसे अलग अलग कुछ व्यक्ति इस तरीके के भी होते हैं अलग अलग में जिनके पास एक्सपीरियंस की कमी होती है, यानी कि तजुर्बा नहीं होता। लिहाजा इन भिन्न भिन्न योग्यताओं वाले व्यक्तियों को मिलाकर जब एक संगठन तैयार किया जाता है और उनके बीच जब कार्य किया जाता है तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। ये तो आ गई एक वर्बल टॉकिंग की बात जो मैंने आपको समझाने के लिए बताई। अब आते हैं किताब की लैंग्वेज से। क्या साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो भिन्न भिन्न योग्यताओं के होते हैं और मिलकर लाभ कमाने के लिए आपस में शामिल होते हैं, वो साझेदारी कहलाती है। तो मैं समझता हूँ ये बात आपकी सबकी समझ में आ गई। अब बात आती है साझेदारी व्यापार। जब वो लोग मिलके कोई काम कर रहे हैं तो उसे हम उनका व्यापार कहते हैं। अब व्यापार करते करते कभी कभी परेशानी आती है, बोले भाई वर्किंग हैंड की कमी है, बोले साहब काम करने वाला दूसरा आदमी साथ में नहीं है। कभी कभी समस्या आती है कि पैसे की कमी पड़ रही है, कभी कुछ कभी गुडविल यानी कि हमारी मार्केट वैल्यू। तो ऐसे में अपनी वैल्यूशन को बनाए रखने के लिए कंपनी या पार्टनरशिप फर्म्स अपने साथ में कुछ लोगों को, अतिरिक्त लोगों को और जोड़ती हैं जिन्हें कहते हैं साझेदार। ऐसे में जब कभी साझेदारी फर्म के अंदर नए साझेदार का प्रवेश होता है यानी एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, तब उस समय पर किस तरीके से वर्क होता है आज हम लोग उस चीज़ को भी जानेंगे। नए साझेदार का प्रवेश आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। किसी भी साझेदारी के अंतर्गत जब एक नए साझेदार का साझेदारी में प्रवेश होगा तो वो अपनी साझेदारी में दो चीज़ें फर्म में अवश्य रूप से लाएगा। नंबर एक पूंजी, जिसे हम इंग्लिश में जानते हैं कैपिटल बोलते हैं, और दूसरी चीज लाएगा ख्याति, जिसे इंग्लिश में हम लोग गुडविल बोलते हैं। ये दो चीज़ें वो व्यक्ति फर्म के अंदर अपने साथ लेकर के आता है। यदि हम बात करते हैं पूंजी की, तो पूंजी को मैं डिफाइन करता हूं किसी भी व्यक्ति द्वारा व्यापार में लगाया गया वे सभी धन या वस्तुएं जिससे वो आगे जाकर के लाभ कमाएगा उसे पूंजी कहते हैं। ठीक इसी तरीके से ख्याति की बात करते हैं तो ख्याति कहलाती है हमारी की या किसी व्यक्ति की सुकीर्ति। सु मीन्स अच्छी और कीर्ति मीन्स वैल्यूशन या उसकी अच्छी मार्केट वैल्यू, उसी को हम ख्याति के नाम से जानते हैं। जब भी कभी साझेदारी में कोई नया व्यक्ति प्रवेश करता है तो वो अपने साथ दो चीज़ें लाता है, एक पूंजी और दूसरा ख्याति। तो यहाँ पर हमने इन दोनों चीज़ों को जाना। अब वो व्यक्ति जब फर्म में प्रवेश करेगा अपने साथ दोनों चीज़ें लेकर के आएगा तो डेफिनेटली वो हमसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेगा, उम्मीदें रखेगा। क्या? हाँ, वो हमसे लाभ की उम्मीद करेगा। वो चाहेगा कि जो भी बिजनेस करोगे उसमें जो प्रॉफिट होगा वो तुम मुझे दो, मुझे भी उसमें से कुछ हिस्सा दो। लिहाजा ऐसे में जो वो हिस्सा आपस में शेयर करेंगे, बांटेंगे, उसके लिए आवश्यकता पड़ती है साझेदारों के बीच लाभ विभाजन अनुपात की। बस आज ही हम उस विषय पर स्पेशली फोकस करेंगे बेटा कि साझेदारों में लाभ विभाजन अनुपात किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। तो आज हम टॉपिक लेते हैं लाभ विभाजन अनुपात। तो बच्चों आज हमारा पॉइंट शुरू होता है लाभ विभाजन अनुपात का। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा साझेदारों के बीच लाभ का विभाजन किस तरीके से किया जाएगा और क्यों किया जाता है। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, अभी हमारी बात हुई थी
कि नए साझेदार जब भी साझेदार में प्रवेश करता है तो वो हमसे कुछ ना कुछ लाभ की उम्मीद करता है। अब पुराने साझेदार लाभ को आपस में बांट रहे थे, किसी भी रेशो में, किसी भी अनुपात में, किसी भी तरीके से वो लाभ जब आपस में बांट रहे थे, अब कल को आ गया नया पार्टनर भी, तो उसे भी उसका हिस्सा मिलेगा। लिहाजा जो हिस्सा जब वो इसका देंगे तो वो किस तरीके से बांटेंगे उसी को कैलकुलेट करने के लिए हम आज सीखेंगे लाभ विभाजन अनुपात। लेकिन मैं इसको आपको समझाऊंगा 2 एग्जाम्पल्स के माध्यम से, ठीक है। तो मैं आज पहला एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल 1, ए बी तथा सी एक फर्म में 3:2 के साझेदार हैं। थोड़ा सा तो क्वेश्चन मैं दोबारा से एक बार लेता हूं, ध्यान से समझिएगा। ए बी एक फर्म में 3:2 के साझेदार हैं। वे सी को 1/3 भाग का साझेदार बनाने का निश्चय करते हैं। सी के प्रवेश के पश्चात नए लाभ अनुपात की गणना कीजिए। ठीक, अब आप देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से समझेंगे, मैं एक बार ध्यान से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। ए और बी एक फर्म में 3 और 2 के अनुपात में साझेदार हैं। वे सी को 1/3 भाग का साझेदार बनाने का निश्चय करते हैं। सी के प्रवेश के पश्चात नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, ए और बी एक फर्म में 3:2 के साझेदार हैं। हमने 6th 7th 8th में मैथ पढ़ी है सबने खूब जम के, और उसके अंदर हम लोगों ने सीखा है अनुपात कैसे निकालते हैं। तो अनुपातों को करते समय एक चीज़ मैं छोटी सी बताऊंगा, 3 + 2 = 5, यानी अनुपात के योग कितना आया 5। इस अनुपात के योग को लीजिए, इनके बटों में लगा दीजिए, यानी 3/5 और 2/5। तो ये इनकी फ्रैक्शन बन गई, यानी बटों की संख्या आ गई। तो ए और बी 3-2 का मतलब बोलेंगे 3/5 और 2/5 के साझेदार हैं। उन्होंने सी को 1/3 भाग का साझेदार बनाया। सी ने जैसी पार्टनर बना तो सी के पार्टनर बनते ही इनके नए अनुपात को वो पूछ रहा है। तो याद रखिए, एक मैथमेटिक्स का पॉइंट मैं बताता हूँ, जब कभी संख्याएं प्रतिशत में दी होती हैं तो पूर्णांक 100 माना जाता है। जब कभी संख्याएं प्रतिशत में दी हों तो पूर्णांक 100 माना जाता है, लेकिन जब कभी संख्याएं फ्रैक्शन में हो यानी बटों में हो तो ऐसे में पूर्णांक को 1 रुपया माना जाता है। यानी कि यहाँ कर लेंगे माना, चलिए हिंदी में लिख देता हूँ, फर्म का कुल लाभ बराबर 1 रुपया। ठीक है, मानव फर्म का कुल लाभ 1 रुपया है। तो उसने कहा यदि हम वो क्या है रिमेन रेशो, रिमेन मीन्स बचा हुआ भाग, तो हम कहेंगे माना हमने 1 रुपये में से सी का हिस्सा माइनस कर दिया, 1 - सी का पार्ट, तो हमारा रिमेन रेशो यानी बचा हुआ हिस्सा निकल के आ जाएगा। कैसे? 1 - 1/3 = 2/3। ये जो 2/3 भाग निकल के आया वो सी को हटाने के बाद ए और बी का ही तो होगा। अगर फर्म 1 रुपये का लाभ कमाती है तो वो 1 रुपया वो ए, बी और सी तीनों में ही तो बांटेगी। अब यहाँ पर मैं मैथमेटिकली कंटेंट यूज़ कर रहा हूँ कि अगर 1 रुपये में से ए और बी इन दोनों को माइनस कर दोगे तो सी आ जाएगा, और यदि 1 रुपये में से सी को माइनस कर दोगे तो ए और बी निकल के आ जाएंगे। ये तो नियम होते हैं, इसी चीज़ को हम यहाँ फॉलो कर ले रहे हैं। तो 1 - 1/3 = 2/3, तो 2/3 हिस्सा आ गया। इसलिए एस न्यू प्रॉफिट रेशो
इज इक्वल टू 2/3 को लो और ए का रेशो है 3/5 में बांट दो, और इसी तरीके से 20 न्यू प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू 2/3, यानी ये लीजिए और बी के अनुपात में 2/5 में बांट दीजिए। कोई नंबर किसी से कट नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रॉपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 3 6 और 3 पंजे 15, 2 दूनी 4, 5 3 15। अब ए और बी हमारा मिल चुका है, फिर दोबारा वहीं पहुंच जाइए। जब ए और बी मिल चुका है तो सी निकाल लेंगे, इसलिए सी इज न्यू प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट ए का रेशो प्लस बी का रेशो। अब यहां पर भी मैं एक ट्रिकी पॉइंट बताता हूं, कुछ नहीं करना कैलकुलेशन, आपने सिर्फ नॉमिनेटर वाली वैल्यू जो ऊपर की वैल्यू होती है इन्हें जोड़ना है। 6 और 4 10, इस 10 को लीजिए, जो डिनोमिनेटर की नीचे वाली वैल्यू है कितनी है 15, उसमें से घटा दीजिए। 15 में से 10 घटाएंगे तो 5/15, इसलिए ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू 6 4 और 5 इज आर आंसर। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, अब पिछले एग्जाम्पल से हटके अब मैं थोड़ा सा पॉइंट चेंज कर रहा हूँ और एक दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, जिसमें है ए और बी एक फर्म में 3 और 2 के अनुपात में साझेदार हैं। वे सी को 1/3 भाग का साझेदार बनाने का निश्चय करते हैं। सी अपने हिस्से का 1/2 यानी आधा भाग ए से तथा शेष बी से प्राप्त करता है। नया अनुपात ज्ञात कीजिए। मैं बता दूं, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन के अंदर इस लाइन ने एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ला दिया है, चेंज ला दिया है। वो लाइन क्या कह रही है उसे हम ध्यान से समझते हैं। उसके लिए मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज ये आपके पास एक बेंच है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस बेंच पर एक जगह ए बैठा हुआ है और एक जगह बी बैठा हुआ है, और बैठ के फड़ पे सामान बेच रहे हैं। आपने देखा होगा फड़ पे इतनी जगह नहीं होती कि आदमी बहुत सारे जने लोग बैठ पाएँ, तो ऐसे में उन्होंने क्या करा, फड़ पर सामान बेचने का अपना कॉन्सेप्ट लगाया। इतनी देर में उन्हें सी आता हुआ दिखा, उन्होंने सोचा कि सी जिस चीज़ का कारोबार कर रहा है वो रिलेटेड टू अस, यानी हमसे संबंधित है। अगर सी की चीज़ बिकेगी तो ऑटोमेटिकली हमारी चीज़ भी बिकनी शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने क्या करा, फटाफट सी को बुलाया और अपने बराबर में एक प्लेस दिया, बोले चल तू यहाँ आके बैठ जा। अभी तो हमने वो टेक लिया था, वो वाला कंसेप्ट लिया था, उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, ना ए को ना बी को। सी आया और उसे जगह दी, उसे बैठा दिया। बट आज हम लोग जिस इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमारे पास साइड में प्लेस नहीं है। ये मैं एग्जाम्पल इस तरीके से दे रहा हूँ कि टॉपिक का स्टेप आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। इसे बी प्रैक्टिकल मत समझ के चलिएगा, कभी बिल्कुल ये सोचें। तो इसलिए मैं आपको बता दूँ, ए और बी एक प्रॉपर प्लेस पे बैठे हुए हैं, उन्हें सी को बैठाना है और उसको जगह देनी है। लेकिन मजबूरी ये है बी के बराबर में भी और ए के बराबर में भी कहीं जगह नहीं है। अब वो क्या करेंगे, और उन्हें पता है कि अगर सी आएगा तो कारोबार दुगना हो जाएगा। क्यों, सी जिस प्रोडक्ट में डील करता है वो प्रोडक्ट हमारे दोनों के प्रोडक्ट को मिला करके चलता है ना। तो बैठाना भी ज़रूरी है क्योंकि हमें अपने कारोबार को बढ़ाना है। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, आपस में शेल्टर एडजस्टमेंट किया। क्या, कुछ जगह ए ने छोड़ दी और कुछ जगह बी ने छोड़ दी। तो जितनी जितनी जगह छोड़ी उस जगह पे आके सी भाई सब बैठ गए, मिल गई जगह। तो ऐसे में जितनी जगह ए ने छोड़ी वो ए के द्वारा किया गया सेक्रीफाइस है। सेक्रीफाइस को हिंदी में बोलते हैं त्याग। ए ने अपना हिस्सा जितना छोड़ दिया उसे ए का त्याग कहेंगे, और जितना बी ने छोड़ दिया उसे उसका सेक्रीफाइस या त्याग कहा जाएगा। तो जितने हिस्सा छोड़ा सेक्रीफाइस के लिए वो तो हम लोग अभी सीखेंगे, और लेकिन अभी हम लोग जो समझ रहे हैं वो ये कि इस कंडीशन में न्यूमेरिकल के पॉइंट को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी सेक्रीफाइस दिया है। सी ने अपने हिस्से का आधा भाग ए से लिया और अपने हिस्से का आधा बचा हुआ वाला वो बी से ले रहा है। तो ए और बी अपने हिस्से में से कुछ तो छोड़ रहे हैं ना, वही सेक्रीफाइस है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सोल्यूशन, ए और बी एक फर्म में 3 और 2 के पार्टनर हैं। रेशनलिटी आपको मैं सिखा चुका हूँ, 3/5 और 2/5 अनुपातीय योग से। उन्होंने सी को इनरोल करा 1/3 के लिए, बिल्कुल ठीक। सी अपने हिस्से में से कुछ भाग ए से और कुछ भाग बी से प्राप्त करता है। क्या मतलब, वो अपने हिस्से का आधा, अपना हिस्सा है 1/3 और आधा है 1/2,
ये तो वो ए से ले रहा है, यानी कि 1/6, और बाकी का आधा वही बात हो गई, ये वो बी से ले रहा है, तो आधा ए से ले लिया और आधा बी से ले लिया, तो ए और बी की में से इतना पार्ट कम हो जाएगा। तो डेफिनेटली इसके आधार पर अब आगे बढ़ते हैं, इसलिए एज न्यू प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू, ए पे पुराना अनुपात था 3/5 और दे कितना दिया उसने 1/6, 1/6। तो सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लाइन ड्रॉ कर लीजिए, बल्कि नीचे बता देता हूं। एलसीएम 6 पंजे 30, 5 6 30 और 6 3 18 और 5 एकम 5, 18 में से 5 घटा दो 13/30। इसी तरीके से 20 न्यू प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू, बी का अनुपात था 2/5 माइनस दे कितना दिया उसने भी 1/6 दिया है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ मैंने बता दिया आधा आधा तो आगे भी सब जगह आधा ही मिले, ऐसा कुछ नहीं है, ये बदल भी सकते हैं। हो सकता है वो क्या है कि 60-40 रेशो में लेते हैं, हो सकता है वो कहते हैं कि 70% एक से लेता है, 30% एक से लेता है, हो सकता है 1/4 और 3/4 कहते हैं, कुछ भी कह सकता है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर करके रहना है अपने आप को। तो अब आप देखिए माइनस कर लेते हैं, एलसीएम वही 30 आएगा, 6 दूनी 12, 5 एकम 5, 7/30। अब हमारे पास ए का भी शेयर आ गया, बी का भी आ गया। नाउ गेट इन सीज न्यू प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू 1 माइनस वही पुराना फंडा, ए का अनुपात 13/30 और बी का 7/30, 13 और 7 20 है ना। मैंने क्या कहा था, अपर हेड्स को जोड़ लीजिए, 13 और 7 20 और डिनोमिनेटर में से घटा दो, कितना बच गया 10/30। इसलिए ए बी सी इज इक्वल टू 13 7 10। ठीक, ये थे हमारे कंसेप्टिंग पॉइंट जो आप लोगों की समझ में आए होंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को जो पीडीएफ भेजूंगा उसके अंदर इसी से रिलेटेड 3 एक्सरसाइजेस भी दे रहा हूँ, उन्हें आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपका जैसे भी सॉल्व हो आप उसे सॉल्व करिए, और अगर आपको सही से समझ में आता है और आप मेहनत करेंगे तो मैं आपको इसका एक आंसर चेकिंग टिक भी बताऊँगा, अभी नहीं बता रहा मैं, ठीक है ना। थोड़ी मेहनत आप लोग करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका रिस्पॉन्स दूंगा, ठीक है। थैंक यू।